क्या नाम है तुम्हारा? क्या? श्रेयश। श्रेयश, अच्छा चलो सही है। अभी ये कल आया था, मैंने इसको सब कुछ समझा दिया शुरू से। आज तुम भी आ गए हो तो शुरू से बता देती हूँ एक बार, मतलब एक और बहुत छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा तुम लोग बताओगे, ठीक है। सबसे पहला जो इंसिडेंट था वो क्या हुआ था? हाँ हाँ हाँ। तो उस दिन क्या हुआ कि जो फ्रांस के लोग थे, वो लोग बहुत ही वहाँ पे हड़कंप मचा हुआ था। क्यों हड़कंप मचा हुआ था? क्योंकि इनको क्या न्यूज़ मिली थी कि वहाँ किंग ने ट्रूप्स भेजे। इनको क्या लगा हमें मारने भेजे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा हड़कंप में थे, मतलब, और ये लोग लड़ने पहुँच गए किंग के ट्रूप से, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ काफ़ी ख़तरनाक इंसिडेंट था ये, ठीक है। करीबन कितने लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे? 7,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। क्यों? ट्रूप से लड़ने के लिए, किंग के सैनिकों से लड़ने के लिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, ये हमने बेसिकली एक वो देख लिया कि अच्छा ये इंसिडेंट हुआ था। अब अपन फ्लैशबैक में जा रहे हैं कि अच्छा ये इंसिडेंट चालू कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अपना जो एक राजा होता है, कौन सी फैमिली से? बर्बन फैमिली से। कौन से साल में वो राजा बनता? 16। हाँ, लुई 16, लेकिन कौन से साल? 74। हाँ, तो ये जो है एक राजा है अपना, ठीक है। ये बर्बन फैमिली से ये राजा बनता है। नाम क्या है? लुई 16, ठीक है। तो ये बंदा आता है, राजा बनता है, और क्या इसकी शादी होती है? किससे शादी होती है इसकी? हाँ, ठीक है, मैरी एंटनी से इसकी शादी होती है। कहाँ की प्रिंसेस होती है ये? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस होती है ये, ठीक है। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस होती है, और ये बंदा बन जाता है किंग। ये देखता है कि फिर अपने ट्रेजर पे देखता है, खजाने पे देखता है बेसिकली। तो क्या देखता है कि वो खाली है। उसके कई रीजन्स थे। उसका बहुत बड़ा पैलेस था, उसको मेंटेन करने के खर्चे थे, आर्मी को खाना फूड ये सब भेजने के खर्चे थे, ठीक है। उसके बाद क्या खर्चे थे? वो दूसरों के वॉर्स में मदद करता था, ठीक है। तो उसमें उसको बहुत पैसा जाता था। उसने लोन्स लेके रखे थे कुछ, उसमें बहुत इंटरेस्ट जा रहे थे उन लोन्स को वापस पे करने में। तो इस तरह के खर्चों के कारण उसका जो ट्रेजर था वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो गया था, वो एकदम ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पे, अच्छा ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ ट्रेजरी क्यों खाली थी, रीजंस बताओ ट्रेजरी क्यों खाली थी। तो अपन को नोट्स ले लेना इन लोगों से, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ था फिर? अपना ट्रेजरी तो खाली थी। उसके बाद जो है क्या हुआ था उसके बाद? नहीं, उससे पहले भी कुछ। हाँ, एक मिनट। हाँ, सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी। फ्रेंच में कैसी थी? फ्यूडल सोसाइटी थी। वहाँ पे जो था डिवीज़न था। कैसा डिवीज़न था? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट का डिवीज़न था। अब ये जो डिवीज़न था, इसमें फर्स्ट स्टेट कौन लोग होते थे? क्लर्जी। हाँ, क्लर्जी, रिलीजियस, जो चर्च में काम करते हैं वो लोग। सेकेंड स्टेट वाले लोग कौन होते थे? नोबल्स, ठीक है, जो राजा के सभा उभा में बैठते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो लोग। थर्ड स्टेट में कौन होते थे? हाँ, मर्चेंट, बिजनेसमैन, लेबर, जितना भी बच गया ना प्रोफेशन, वो कहाँ आ जाता था? अपना थर्ड स्टेट में। अच्छा, तो थर्ड स्टेट जो कह सकते हैं सोसाइटी का एक निचला वो था, जो ना निचली पार्ट था सोसाइटी का। पे थोड़े गरीब से लोग रहते, गरीब नहीं, कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे, क्योंकि हर तरह का प्रोफेशन थर्ड स्टेट में है। बट द थिंग वॉज कि ऊपर के जो स्टेट है वो तो इनसे कहीं ज़्यादा अमीर थे। अच्छा, फिर क्या जो टैक्सेस बताओ कितने तरह के होते थे? हाँ, 2 होते थे, टीथ्स और टे, ठीक है। ये 2 तरह के टैक्सेस होते थे। अच्छा, टीथ किसको जाता था? चर्च को जाता था। चर्च को हमें, मतलब वहाँ के जो लोग होते थे उनको चर्च को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। और वो टैक्स कितना होता था? 1/10, मतलब तुम जितना भी कमा रहे हो उसका 1/10 जो कमाई है वो किसको दे जाएगी? चर्च को चली जाएगी। अच्छा, और दूसरा टैक्स किसको देना पड़ता था? किंग को देना पड़ता था, ठीक है, किंग को देना पड़ता था। अच्छा, और इसका रेशियो बदलता रहता था, वो कोई फिक्स नहीं था, बदलता रहता था। ये हो गया। अच्छा, दोनों ही टैक्सेस कौन से स्टेट को देना पड़ता था? थर्ड स्टेट। सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स पे करती थी, ठीक है, थर्ड स्टेट टैक्स पे करती थी। अच्छा, अब इसके आगे क्या हुआ था? हाँ, फ्रांस में एक बुरा टाइम आया था। उसका अपन क्या कहेंगे? उसको सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। अगर हम बुक की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इसका क्या मतलब है? एक ऐसा टाइम जहाँ जो लोग हैं वो अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरे नहीं कर पा रहे, खाना पीना रहना ये सब देख नहीं पा रहे, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं है उनके पास ये सब पढ़ने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सबसिस्टेंस क्राइसिस। अच्छा, और ऐसा क्यों, क्या रीज़न था उसका? सबसे
पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी और पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण क्या हुआ था कि जो फूड की शॉर्टेज होने लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, फूड की तो शॉर्टेज होगी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो। पॉपुलेशन बहुत बड़ी, फूड की शॉर्टेज हो गई, ऊपर से फूड की शॉर्टेज ऐसी ही हो रही है, फूड के डिमांड्स बढ़ गए, प्राइजेस बढ़ चुकी हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या होता था, सूखा पड़ जा रहा है, कभी कभी पे ओले गिर जा रहे हैं बड़े बड़े। तो अब उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि और हार्वेस्ट कम हो गया और जो अपने क्रॉप्स लग रहे हो कम हो गए। अब वो कम हो गए तो फिर से जो अपनी फूड ऑलरेडी जो शॉर्ट था वो और शॉर्ट हो गया, और शॉर्टेज हो गई, और शॉर्टेज हुई तो फिर क्या हुआ, डिमांड्स और बढ़ गई, प्राइजेस और बढ़ गए। तो बेसिकली लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, लूटना चालू कर दिया एक दूसरे को, मतलब मार्केट्स को लूटना चालू कर दिया, ये सब कुछ चालू हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो और, तो इस टाइम पे जो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन बोलेंगे या राशन शॉप वाले जो बोलेंगे, जो बेसिकली खाना बेचते थे, राशन बेचते थे, वो लोगों को भी पता इस टाइम पे ऐसा लगा कि क्या पता आगे खाना बचे ही ना, क्या पता आगे और बुरी कंडीशन आ जाए। तो वो लोग भी किसी खाना छुपा के रखने लग गए, स्टोर करके रखने लग गए थे। तो उनके स्टोर करने की वजह से और प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो इस वजह से जो लोग थे वो पागल से हो गए थे कि अरे यार ये तो एकदम प्रॉब्लम हो रही है। अब ये सब हो रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे अपना जो लुईस 16 है वो क्या सोच रहा है कि मैं पैसे कैसे लौटाऊंगा, मेरी ट्रेजरी एकदम खाली है, मैं टैक्स और बढ़ा देता हूँ, है ना। उसने सोचा टैक्स और बढ़ा देता हूँ। अब टैक्स कैसे बढ़ा सकता है वो, उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ठीक है। किसकी मीटिंग, स्टेट जनरल की उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अच्छा, स्टेट जनरल में क्या होता है कि तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, है ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और उनसे हम वोट लेते हैं और वोट के बेसिस पे कोई फैसला किया जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेट से कितने लोग आए थे, सेकंड, थर्ड, 600 लोग आए थे, ठीक है। और 600 क्यों आए थे इधर से, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद क्या हुआ था अपना कि हाँ, ये लोग बैठ गए वहाँ पे, चले गए और वहाँ पे पता चला, इन्होंने प्रपोजल रखा, किंग जो अपनी लुईस 16 थे, कि हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। अगेन टैक्सेस बढ़ेंगे तो देने किसको पड़ेंगे, थर्ड स्टेट को, क्योंकि वही देता था हमेशा से। तो अब उसको टैक्सेस बढ़ाने, मतलब जो थर्ड स्टेट है अब उस पर टैक्सेस थोपे जाने वाले थे। अब क्या वोटिंग हुई। अब वोटिंग का क्या सिलसिला था, हाँ, मतलब कि फर्स्ट स्टेट से एक वोट, सेकंड स्टेट से एक वोट, थर्ड स्टेट से एक ही वोट, ठीक, कंबाइनली एक ही वोट। तो अब क्या है, जो पॉपुलेशन है वो किधर ज़्यादा है, थर्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वोट तो वहाँ से एक ही आ रहा है। वहाँ पे ऊपर जो है नोबल्स हो गए और जो क्लर्जी हो गए, उनकी पॉपुलेशन तो थोड़ी सी है, तभी थोड़ी सी पब्लिक के कंबाइनली 2 वोट आ रहे। देखे तो जो अमीर की पॉपुलेशन है वहाँ से कंबाइनली 2 वोट आ रहे हैं, और जो गरीबों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ से एक ही वोट आ रही है। तो ये जो था, ये कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस था, ये एक अन्याय था। तो वहाँ के जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने बोला कि देखो, तुम अपनी ये बातें जो है, ये टैक्सेस बढ़ाने की, वो हम बाद में करेंगे, पहले तुम वोट हमको इक्वल दो, ठीक है, हमें वोटिंग राइट इक्वल चाहिए, तब आगे बढ़ेगी ये मीटिंग। राजा ने बोला ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कर रहे। इन लोगों ने मीटिंग आधी छोड़ के ये लोग बाहर चले गए। कहाँ चले गए, टेनिस कोर्ट में। क्यों चले गए थे, हाँ, नेशनल असेंबली बनाने। अच्छा, ये लोग टेनिस कोर्ट में गए, नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली क्या कर रही है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, ठीक है, कि हम राजा को नहीं मानते, अब हम अपने हिसाब से देखेंगे कि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम उन्होंने करना चालू कर दिया। वो लोग वहाँ पे बैठ के मीटिंग्स करने लग गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग गए। अब वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, यहाँ पे पूरे देश में जो है हड़कंप मचा हुआ है, यहाँ पे पूरे देश जो है क्राइसिस से फंसा हुआ है ना। और वहाँ पे ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, यहाँ पे लुईस 16 अपना ही लगा मग्न पड़ा हुआ है। तो अब जो है इन सब के चलते जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। किससे हो गए थे, राजा से, क्योंकि देश चल ही नहीं रहा ना, उनको खाने नहीं मिल रहा, ये सब कुछ हो रहा है। तो उन लोग राजा से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और इसलिए उन लोगों ने बिल्डिंग्स तोड़नी चालू कर दी थी। बिल्डिंग्स तोड़नी चालू कर दी। क्यों तोड़नी चालू कर दी, अपना गुस्सा दिखाने के लिए, क्योंकि बेसिकली एनी गवर्नमेंट बिल्डिंग इज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो वो लोग ने क्या चालू कर दिया, गुस्सा दिखाना चालू कर दिया, लोगों को मतलब बिल्डिंग्स को तोड़ना चालू कर दिया। जब ये सारी चीज़ें हुई, लुईस 16 पे तो लोन्स इतना बड़ा हुआ, लोन्स इतने सारे हैं, उससे चलाते बन नहीं रहा, पैसे बिल्कुल नहीं है, और ऊपर से अब तो पब्लिक भी उसके साथ नहीं है। तो ये लुईस 16 ने बोला कि अब शायद मेरे से ये जगह नहीं चलेगी। तो उसने जो नेशनल असेंबली के लोग थे, याद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने बोला ठीक है, तुम रख लो भाई, तुम पावर ले लो। जब इन्होंने पावर ली तो क्या हुआ, नेशनल असेंबली पावर में आ गई और क्या कहलाई, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहलाई। मतलब क्या, राजा कंप्लीटली गया नहीं था, राजा था
राजा भी बैठा हुआ था, नाम के लिए बैठा हुआ था, लेकिन एक उस राजा अपनी मर्जी से हर कुछ नहीं कर सकता था। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके अंदर राजा को काम करना पड़ता था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया था? नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो नेशनल असेंबली जैसे ही पावर में आई, उसने कुछ रिफॉर्म्स लाने चालू कर दिए। रिफॉर्म्स किस तरह के लाया नेशनल असेंबली? जैसे कि जो कुछ अननेसेसरी टैक्स थे, जैसे कि थिट्स की बात करें अपन, तो वो चर्च को ये टैक्स जाता था, तो नेशनल असेंबली को लगा कि कोई रिलेवेंट चीज़ नहीं है, चर्च को टैक्स क्यों जाता है। ठीक है, उसने थिट्स को बंद कर दिया। ठीक है, और सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दी, ये सब कुछ हुआ। तो इस तरह के रिफॉर्म्स लाई कौन? नेशनल असेंबली। उसने इक्वालिटी लाना चालू करा। ठीक है, हाँ, और अपन ने कल क्या पढ़ा था? अपन ने यही पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क के बारे में, कि बेसिकली किस तरीके से नेशनल असेंबली के आने के बाद फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, कि राजा है तो राजा बिल्कुल है, लेकिन वो उसके पास उतनी पावर नहीं है, उसको किसके अंदर काम करना पड़ रहा है? अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अमंग काम करना पड़ रहा है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और अपना क्या, जुडिशरी, तीनों काम कौन करता था? राजा करता था। जब मोनार्की चलती थी तो तीनों काम राजा करता था। तो लोगों ने बोला, फिलोसोफर जो बहुत मतलब पहले जब रिवॉल्यूशन हो रहा था, लोग लड़ रहे थे, तो उन्होंने यही बात रखी थी कि सारे काम राजा नहीं कर सकता, हो सकता है कि उससे काम हो ना, वो मैनेज ना कर पाए, सेकेंडली वो पार्शियल हो जाए, पार्शियलिटी करे, तो ये सही नहीं है कि तुम राजा को भगवान मान के सारा काम उसको दे दो। तो इस वजह से जो है नेशनल असेंबली जब आई, तो उन्होंने डिवीजन कर दिया, किसका? पावर का, कि पावर डिवाइड होगा। कुछ लोग जो होंगे वो क्या करेंगे? अपना एग्जीक्यूटिव संभालेंगे, लेजिस्लेटिव संभालेंगे। लेजिस्लेटिव क्या होता है? लॉ बनाने वाली जो सिस्टम है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इन बने हुए लॉज को एग्जीक्यूट करने वाला सिस्टम। और लास्ट में क्या होता है? जुडिशरी। अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको ठीक करने वाले सिस्टम को अपन जुडिशरी कहते हैं। तो ये चीज़ें कब लाई गई? नेशनल असेंबली के टाइम पे लाई गई। अच्छा, और कल अपन ने जो देखो, पहले 3 भाग में बटा हुआ था फ्रांस, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जब नेशनल असेंबली आई तो 2 भाग में बट गया। बताओ कौन से भागों में? हाँ, क्या नेशनल असेंबली आई तो उसने सारे सोसाइटी को 2 भागों में बांट दिया। क्या था वो? एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन लोग हुआ करते थे? हाँ, जो 25 से अबव है और टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, और टैक्स कितना पे करेंगे वो लोग? 3 डेज ऑफ लेबर जितना टैक्स पे कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब जो है ये एक्टिव सिटीजन्स। और पैसिव सिटीजन्स कौन? बचे हुए जो भी, इवन वुमेन्स एक्टिव सिटीजन्स में कभी नहीं आ सकती थी, चाहे वो टैक्स पे करे, 25 साल से ऊपर की हो जाए, कुछ भी हो। वुमेन्स वर नॉट गिवन एनी राइट एट दिस टाइम। ठीक है, तो अभी क्या है? एक्टिव सिटीजन में सिर्फ मेल्स हैं 25 साल से ऊपर, और 3 दिन का लेबर्स का एक प्राइज़ देने वाले, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे 1 दिन लेबर काम करता है तो उसको कुछ प्राइज़ मिलता है, वैसे 3 दिन अगर लेबर काम करेगा तो उसको जो प्राइज़ मिलेगा, कम से कम उतना टैक्स जो दे रहा है बंदा, वो कहाँ चला जाएगा? एक्टिव सिटीजन्स में चला जाएगा। और एक्टिव सिटीजन के पास क्या राइट होता है? वोट देने का। वो वोटिंग कर सकता है। किस लिए वोटिंग कर सकता है? कि हमें रूल कौन करने वाला है, कि कौन से मेंबर्स जाएंगे, वो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो है टैक्स तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी दे सकते हो, कोई अपर लिमिट नहीं है, पर लोअर लिमिट कितनी थी वोट देने के लिए? 3 डेज ऑफ लेबर वेज। ठीक है, और पैसिव सिटीजन्स कौन से? वो लोग 25 साल से जो नीचे हैं, मैन वुमेन दोनों, या बच्चे और बूढ़े, ये सारे जो लोग थे। और बेसिकली जो लोग टैक्स नहीं पे कर सकते, जो लोग 3 दिन के लेबर का टैक्स नहीं पे कर रहे थे, 3 डेज लेबर वेज का टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, वो लोग भी। ठीक है, तो ये सारे लोग कहाँ आते थे? पैसिव में आते थे। इनको वोट देने की मनाही थी, ये लोग वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि वोट तो भाई ले आया, कौन ले आया? अपना नेशनल असेंबली। वो आया, उसने ये जो एक वोट होता था फर्स्ट स्टेट से, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट से, उसने बोला ये तो किसी काम का नहीं है, सबको वोट मिलना चाहिए, हर सिटीज़न का पर सिटीज़न वोट आना चाहिए। तो हमने ये चीज़ तो देखी, लेकिन देखो जब वो भी आया, क्या बोलते हैं, अपने पावर में, तो उसने क्या किया? उसने अगेन टैक्स के बेसिस पे वोट को कर दिया कि भाई तुम अगर पैसे दे रहे हो तो अपनी राय बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बनेगा, और अगर पैसे नहीं दे रहे हो तो मुंह बंद रखो, हमें तुम्हारी राय नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत था ये भी, पर जो भी है ये चीज़ हो गई। अपन को याद रखना है, ये आ सकता है एक्टिव सिटीजन क्या होता है, पैसिव सिटीजन क्या होता है। ठीक है, सेकेंडली क्या हुआ कि वोट कौन देते हैं? एक्टिव सिटीजन देते हैं। अच्छा, एक्टिव सिटीजन में से जो एकदम हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं, कोई 50,000 आदमियों को चुना जाता है, वो क्या बनते हैं? इलेक्टर्स। किस बेसिस पे बनते हैं?
कि जो सबसे ज़्यादा वो 50,000 मैन जो कि पूरे एक्टिव सिटीजन में से सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, वो लोग क्या बन जाते हैं ऑटोमेटिकली? इलेक्टर्स। अब ये इलेक्टर्स जो हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनने में पहुँच जाते हैं, ठीक है। वो और कितने मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली में? 745 मेंबर्स होते हैं। ये डिटेल्स है ना, देख लेना इन लोग की कॉपी से। हाँ, 745 मेंबर्स होते हैं और उन्हीं 745 मेंबर्स में से फिर ये लोग लॉस बनाते हैं। 745 मेंबर्स मिलकर लॉस बनाते हैं, ये लेजिस्लेटिव के पार्ट है बेसिकली। और फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अपना एग्जीक्यूटिव आता है। कैसे? यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि कहीं लॉ तो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, हर जगह लीगली फॉलो हो रहा है ना, तो जो भी है वो भी यही लोग करते हैं। अब यहाँ से जो मिनिस्टर 745 मेंबर्स में से जो मिनिस्टर्स निकल के आते हैं। अच्छा, यहाँ पे किंग किधर है? किंग भी यहीं पर है। जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो किंग के पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर है, वो क्या कर सकता है? वो अपनी राय दे सकता है कि हम ये जो चीज़ है ये मुझे सही नहीं लग रही, ये मुझे सही लग रही है, व्हाटएवर। तो उसके पास ये वीटो पावर थी एग्री या डिसएग्री करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई चलो किंग की बात। हाँ, और यहीं पर अपना जो है एक जज भी बनाया जाता था। जज भी किधर से बनाया जाता था? एक्टिव सिटीजन में से किसी बंदे को जज बनाया जाता था। और ये बंदा क्या करता था जज बनकर? जो है क्या करते हैं जज, मतलब अच्छे से जुडिशरी देखता था, ठीक है। तो देखो बहुत सही है, जब नेशनल असेंबली आई तो उसने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पर तुम लोग को क्या लगता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट है? यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि टैक्स कौन ज़्यादा पे करता है, ये नहीं देखा जा रहा कि कौन कितना एजुकेटेड है। एक कॉन्स्टिट्यूशन को उस बंदे को चलाना चाहिए जो लोग सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, सबको मतलब लोगों की समझ है, देश की समझ है, लॉस की समझ है, पॉलिसीज़ की समझ है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो हो रहा है कि भाई जो ज़्यादा टैक्स दे रहा है वो इलेक्टर बन जा रहा है, और जो ज़्यादा दे रहा है वो मेंबर बन जा रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक गलत बात है, ठीक है। तो इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क, इसको इस पूरे उसको क्या बोला अपन ने? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बोला है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क क्यों बोला? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और यहाँ पे मोनार्की भी है, क्योंकि किंग भी तो बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से। अब अपन देखेंगे कि कैसे मोनार्क जो है कंप्लीटली हटा देता है कौन? फ्रांस, ठीक है। पूरी तरीके से एक रिपब्लिक बन जाता है, ठीक है। अब आज से अपन वो देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। ये आज की हेडिंग है कि फ्रांस ने कैसे मोनार्की को हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया और एक रिपब्लिक बन के उभर कर आया, ठीक है। तो अब हमारा अभी ये लुई 16 ने क्या किया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अपना नेशनल असेंबली जो है लॉस को बना रहे हैं, उसको ढंग से रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे लुई 16 ने देखा कि मुझे तो कुछ पावर इतनी खास मिली नहीं है यहाँ पे, मुझे तो ढंग से रख नहीं रहे ये लोग, ठीक है। मेरे को तो बस एकदम पुतला बना के रखा है। तो उसने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ, कुछ चालबाजियाँ करता हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे मेरा जो ये अपना नेशन है फ्रांस है वो वापस मिल जाए, है ना। तो इसने क्या किया, उसके जो एडजेसिंग जो फ्रांस से एडजेसेंट जो लोग जो कंट्रीज़ थी उनके राजाओं से सपोर्ट मांगना चालू किया कि तुम क्या करो, छुप कर नेशनल असेंबली को नहीं पता। उन्होंने छुप कर क्या किया, ये बोला कि तुम क्या करो, हमला कर दो फ्रांस पे, तुम हमला कर दो, नेशनल असेंबली को हरा दो, नेशनल असेंबली को हरा के मेरे को फिर से राजा बना दो। ऐसा किसने बोला? ये अपने जो लुई 16 थे उसने ऐसी प्लानिंग करी। जो दूसरी बाकी एडजॉइनिंग जो अपनी कंट्रीज़ थी उनके भी रिश्ते नाते निकल के आ जाते थे अपने लुई 16 से। यहाँ पे ऑस्ट्रिया से अपनी जो उनकी रानी थी, लुई 16 की जो रानी थी, क्या नाम था उनका? मैरी एंटनी। तो इनका मायका जो कह सकते हैं वो क्या था? ऑस्ट्रिया इनका मायका था, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी हैं। तो ऑस्ट्रिया ने इनकी हेल्प करी, ठीक है। और इन सारे तो कुछ कंट्रीज़ ने इनकी हेल्प करी और जो बाकी कंट्रीज़ ने भी इनकी हेल्प करनी चालू कर दी। अच्छा, ये इतनी हेल्पिंग क्यों हो रहे थे इनके लोग? क्योंकि इनको डर था। इनको क्या डर था कि आज जो चीज़ यहाँ फ्रांस में हुई वो कल को हमारी कंट्री में हो सकती है, कल को हमारे लोग हमसे रिवोल्ट कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल लेकर। तो हम क्या करते हैं, इनको दबा देते हैं। उससे क्या होगा, कभी ये चीज़ हमारी कंट्री में नहीं होगी, हमेशा मोनार्क ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है इन्होंने ये अभी प्लानिंग हुई है, अभी हुआ नहीं कुछ, अभी इन्होंने प्लानिंग करी है, ठीक है। अब इन्होंने प्लानिंग कर ली, ठीक है। फिर ये इस बात का पता किसी तरह अपनी नेशनल असेंबली को चल जाता है कि ये लोग तो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सही नहीं हो रहा है। तो अब क्या होता है कि ये लोग उनके फाइट करने से पहले उन पे फाइट कर देते हैं,
ठीक है, नेशनल असेंबली सामने से इन कंट्रीज़ पे जो है फाइट कर देती है, वॉर को डिक्लेयर कर देती है। किसके अगेंस्ट? पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये दो मेन सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी जो कि लुई 16 को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, तो इनको जो है सामने से फाइट कर देती है। अब ऐसे टाइम पे हम देखेंगे कि लोगों का एक बहुत लोग बहुत यूनाइटेड थे। जब नेशनल असेंबली ने फाइट बैक किया, मतलब कि फ्रांस ने फाइट किया। ठीक है, तो फ्रांस के लोग काफ़ी ज़्यादा जो हम देखेंगे यूनाइटेड हुए इस वक्त। ठीक है, क्योंकि वो लोग ऐसे मतलब फ्रांस की आर्मी लड़ेगी ना, नेशनल असेंबली फ्रांस की आर्मी लड़ेगी, तो वो लड़ रही थी। उन्होंने तो जो जितने भी लोग थे, जितनी भी आर्मी थी, वो काफ़ी यूनाइटेडली लड़ रही थी। उनको फीलिंग आ रही थी कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वी एज अ सिटीज़न हम क्या चाहेंगे, हमारे ऊपर दो लोग रूल कर रहे हैं, नेशनल असेंबली रूल कर रही है और लुई 16 रूल करेगा। वी नो कि लुई 16 से नहीं जम रही बात है कि नहीं, हम तो यही चाहेंगे ना भाई, चाहे कुछ भी हो, नेशनल असेंबली थोड़ी तो बेटर है ना, तो अपन को तो वही चाहिए होगा ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे बहुत ज़्यादा यूनाइट हुए कि हमें किसी तरीके से जो दूसरी ऑस्ट्रिया, पर्शिया, जो कंट्रीज हम पे वॉर करने आ रही हैं, उनसे लड़ना है। ठीक है, तो अभी इतना लिख लो, फिर अपन आगे लिखते हैं। क्या? सॉरी।
नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अपन ने वॉर जो है छेड़ दिया, नेशनल असेंबली ने वॉर छेड़ दिया किसकी तरफ, रशिया और प्रशिया और ऑस्ट्रिया की तरफ। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हुआ, लोग बहुत यूनाइटेड हो गए। तो अपन को ये देखना है कि लाइक कैसे ये क्या ये शो करता है कि लोग बहुत यूनाइटेड हो गए। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर जॉइंड आर्मी। ठीक है, मतलब आर्मी तो थी ही, और भी जो लोग थे, बहुत से अलग अलग जो लोग थे, उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन कर ली कि नहीं नहीं हम लड़ेंगे और हमको जो है यहाँ से निकल, मतलब ये जो लुई 16 नहीं चाहिए हमको वापस। ठीक है, हमको तो ये इनको हराना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कि इन्होंने अपने जैसे अपना नेशनल एंथम बनता है, तो इन्होंने जो है उस टाइम पे एक सॉन्ग बनाया, क्या नाम है उसका, मर्सिडीज। हाँ ठीक है, इसका नाम, इसको किसने बनाया है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ, रॉबर्ट दे इसले। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस गाने को कंपोज किया, इस गाने को लिखा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये नाम याद रखना। ठीक है, तो ये जो बना, इसने भी लोगों को बहुत मोटिवेट किया, इस गाने ने भी लोगों को बहुत मोटिवेट किया। ठीक है, साथ में क्या, ये जो ऐसे इस गाने का नाम मर्सिडीज इस वजह से पड़ा क्योंकि जिस जगह से ये जो लोग थे जो जा रहे थे वॉर लड़ने के लिए, वो जो जगह था, वो मतलब वो जो जगह, एक जगह जो आई थी वहाँ पे, वो क्या था, मर्सिलीज, वहाँ का नाम था मर्सिलीज। तो वहाँ पे जो गाना बना उसका नाम भी क्या हो गया, मर्सिलीज हो गया। आज वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। ठीक है, तो याद रखना, अभी भी जाओ यूट्यूब पे सुन लो आराम से। तो जो भी है, तो ये मर्सिलीज की कहानी थी, और ये बेसिकली ये शो करता है कि लोग कितने ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे, किस वजह से, इस वॉर की वजह से। ठीक है, तो ये भी यहीं पे लिख लो।
ठीक है। तो ये सब अपन ने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लोग किस तरीके से यूनाइट हो गए, क्यों, वॉर को जीतने के लिए, ठीक है। अभी ये जो वॉर है वो तो ये लोग जीत लेंगे, ठीक है, ये लोग जीत भी जाते हैं, ये रशिया की वजह से, हाँ, तो जो भी है ये रशिया और जो अपना दूसरा क्या था, ऑस्ट्रिया, ठीक है, और भी छोटी मोटी कंट्रीज ने इनकी हेल्प करी थी, पर ये जो जितने भी लोग हैं बेसिकली हार जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फ्रांस के लोग हैं ये यूनाइटेड रहते हैं। इसके बाद जो अपना राजा है इसका क्या होता है, ये अभी अपन अगले सेक्शन में देखते हैं, अभी आगे बात करते हैं। पहले एक और बात सुन लो कि क्या हुआ था कि चलो ये लोग तो जीत गए, वापस जैसी ज़िंदगी चल रही थी चलने लग गई। अभी जो लोग थे, अभी देखो थर्ड स्टेट के याद है अपन कौन लोग गए थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव गए थे, कहाँ से, थर्ड स्टेट से, किधर गए थे, मीटिंग में, जनरल स्टेट के मीटिंग में। अच्छा, इस 600 रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट से, वो कौन लोग थे, जो वेल एजुकेटेड थे, जो कि हाँ थोड़े अमीर थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे एकदम। जो देखो जो थर्ड स्टेट था उसमें सारे प्रोफेशंस आते थे, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और लेबर्स भी तो आते थे। तो जो भाई एकदम नीचे वाला जो पीपल, मतलब नीचे वाली जो प्रोफेशन है वो भी है, जो ऊपर है थोड़ी वो भी है। तो अब हो क्या रहा है कि जिनके पास थोड़े पैसे थे उन्होंने तो देखो पढ़ लिख कर वो लोग बड़े आदमी बन गए, थोड़े रिप्रेजेंटेटिव बन गए थोड़े, और वो लोग चले गए थे मीटिंग में। वहाँ पे इन लोग को संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि वोटिंग सही नहीं था, फिर ये लोग चले गए नेशनल असेंबली बनाने। तो अगर अपन देखें तो नेशनल असेंबली किस लोगों ने बनाई है, थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई है, जो कि थोड़े प्रॉस्परस लोग थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने बनाई है, ठीक है। तो जो बाकी लोग थे थर्ड स्टेट के, अब इनको थोड़ी और पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए थी। इन्होंने बोला ये सही नहीं हो रहा, ये तो गलत है कि तुम टैक्स के बेसिस पे जो है तुम अपना वोट दे रहे हो, जो 25 साल से नीचे के जो लोग हैं या फिर वो लोग जो इतना टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, उनके साथ तो ज्यादती हो रही है। भाई थर्ड स्टेट को ही ऊपर लाने के लिए गए थे ना वो लोग। थर्ड स्टेट में तो बहुत लोग गरीब हैं, उन्होंने गरीबों की सोची ही नहीं, उन्होंने बोला टैक्स दो, टैक्स नहीं दोगे तो वोटिंग नहीं मिलेगी, गलत है ना। तो जो भी है, तो ये जो चीज़ थी ये कहीं ना कहीं अब लोगों को अखरने लग गई। अब लोगों ने और पॉलिटिकल इक्वालिटी मांगी जो है, और रिवॉल्यूशंस होने लगे। बहुत रिवॉल्यूशन का टाइम था ये फ्रांस के लिए, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक होने लगे। उन्होंने बोला कि ये सही नहीं हो रहा, हमको भी इक्वालिटी चाहिए, हमको भी पॉलिटिक्स में, मतलब क्योंकि जो लोग जितने गरीब हैं, जो जितना अमीर वो उतना ऊपर जा सकता है। इन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो जितना गरीब वो कभी ऊपर नहीं जा पाएगा, उतना नीचे रह जाएगा। भले उसमें ताकत हो, भले उसमें जज्बा हो, भले वो बंदा जो है एक पोटेंशियल रखता है देश को चलाने की, पर वो कभी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो अगेन बात तो वही होगी ना, जो नीचे है वो हमेशा नीचे रहेगा, जो ऊपर है वो हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे वाले कभी ऊपर नहीं जा सकते। बात तो यही हो गई ना। तो ये जो चीज़ थी कहीं ना कहीं बुरी थी। तो इस वजह से जो है इस टाइम के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी हो रहे थे कि हमको जो है मोर पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए। और इसी से क्या हुआ, जब जो अपने थर्ड स्टेट के जो नीचे के लोग थे, जो थोड़े गरीब लोग थे, इन्होंने जब ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की डिमांड करनी चालू करी, तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए क्लब्स बनाए, क्लब्स, टीम्स बनाई, अपनी ग्रुप्स बनाई, जहाँ जिसमें ये लोग डिस्कस करते थे कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, ये डिस्कस करते थे। ऐसे कई तरह के क्लब जो हैं बने इस टाइम पे जो है कई तरह के क्लब बने। और इसमें से जो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो हुआ, बहुत ही उभर के आया जो क्लब, वो कौन था, जैकोबिन क्लब। हाँ, जैकोबिन क्लब, ये क्लब का नाम है, ठीक है। और इसके बारे में अभी अपन नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। राजा का क्या होता है ये भी अभी अपन नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जान लो कि जो है इन्हीं क्लब से, और इन क्लब्स की डिमांड क्या होती थी, और पॉलिटिकल इक्वालिटी, और जो है हमको प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमारे निचले स्तर पे, हमारे थर्ड स्टेट के लोगों में, ठीक है। तो ये डिमांड रखते थे ये लोग, और इन्होंने इसी पे क्लब बनाया था। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लब निकल के आया वो क्या था, जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो ये लिख लो।
ये इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। इसके लिए कोई नई हेडिंग नहीं डालनी है अपन को।
ठीक है, तो इस वजह से जो है अपना जैकोबिन क्लब जो है वो उभर कर आया, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे क्लब्स बन रहे थे। और अब कल की क्लास में अपन देखेंगे कि कैसे जो जैकोबिन क्लब है वो एक तरीके से एक डर बन के साबित हुआ, किसके लिए, नेशनल असेंबली के लिए। और कुछ टाइम बाद तो हम ये देखेंगे कि जैकोबिन क्लब पूरे फ्रांस के लिए एक टेरर था। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन देखेंगे वो कल अगली क्लास में। अभी इतना लिख लो।